दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें एक कान जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को एक कान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आशा और पारस अपने ननिहाल आए हुए थे। इन छुट्टियों में उनके माता पिता अपने काम के कारण तो ना आ सके, पर उन्होंने इन दोनों को भेज दिया। आशा और पारस को अपना ननिहाल बहुत प्यारा था, क्योंकि शहर की तंग और छोटी जगह के उल्टा यहाँ काफी बड़ा इलाका और हरियाली थी, जहाँ ये दोनों आराम से खेल सकते थे। फिर उनकी नानी के पास बेहिसाब कहानियों का पिटारा जो था। हर रात दोनों ही अपनी नानी से कहानियां सुना करते, कभी परियों की, कभी खजाने की, कभी भूतों की, तो कभी राजकुमार की। तो आज आशा और पारस का मूड केवल भूत की कहानियां सुनने को ही था, लेकिन कुछ अलग। हजारों बार एक जैसी कहानियां सुन दोनों ही उब चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ नई कहानियां चाहिए। नानी माँ आराम से अपने बिस्तर पर बैठ गई और ये दोनों भी अपनी नानी को घेर कंबल में दुपक कर बैठ गए थे। तभी पारस अपनी नानी से बोला, नानी माँ, अब हमने बहुत सुन ली भूतिया दुल्हन और प्रेतों की कहानी, कुछ नया सुनाइए ना। आशा भी बोल पड़ी, हाँ नानी माँ, मैं भी ये बनावटी भूतिया की कहानी सुनकर बोर हो गई हूँ। कोई सच्ची कहानी नहीं है क्या आपके खजाने में? नानी बोली, ठीक है बाबा, थोड़ा सोचने दो। नानी ने फिर अपने दिमाग पर जोर देना शुरू कर दिया, पर शायद उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। पारस इंतजार में लगभग नींद की आगोश में समाने ही वाला था कि उसकी नानी की तेज आवाज उसे दोबारा जगाती है। नानी एक अलग ही ऊर्जा के साथ बोली, हाँ, मुझे एक कहानी याद आ गई है। ये कहानी तुम्हारे पर नाना जी की है। उनके साथ सच में ये घटना घटी थी। यह सुन आशा और पारस में भी जोश आ गया था। आशा जिज्ञासा के साथ बोली, फिर जल्दी से कहानी सुनाइए ना नानी माँ। नानी माँ ने कहा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ये कहानी उस समय की है जब मैं तुम दोनों से भी छोटी थी। मेरे नाना जी यानी तुम्हारे पर नाना, जिनका नाम अजय सिंह था, वो अपने जिले के सबसे बड़े पहलवान थे। 50 वर्ष की आयु में भी वो काफी चुस्त और तंदुरुस्त थे और कभी भी किसी से नहीं हारे थे कुश्ती में। इसी के साथ वो काफी निडर भी थे, किसी से भी नहीं डरते थे। मैंने उन्हीं के मुंह से सुना था कि जवानी में उन्हें कुछ लुटेरों ने घेर लिया था। वो तब भी नहीं घबराए थे और तब उन्होंने अकेले ही उन सबको धूल चटा दी थी। उस समय हमारे गांव में एक काम का पेड़ भी हुआ करता था। जब भी गर्मी का मौसम आता, उस पर ढेर सारे आम लग जाते। उस पेड़ से आमों की मीठी सुगंध पूरे गांव में फैल जाया करती और मानो सब पर वशीकरण करके अपने पास बुलाती। पर फिर भी कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता था, क्योंकि उस पेड़ पर एक बेताल रहता था। बीच में ही पारस बोल पड़ा, वो झकास विक्रम और रापचिक बेताल वाला बेताल नानी माँ। वो जलेबी खाते हैं और फिर बहुत ताकतवर बन जाते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है, पता है। इस पर आशा कड़कड़ाती अपनी बड़ी बहन और अधिक ज्ञानी होने की बात जताते हुए बोली, इडियट, वो कार्टून वाला बेताल नहीं है, वो बेताल असली वाला बेताल है। याद नहीं है जब हम पिछले साल आए हुए थे, तब नानी माँ ने यह कहानी तो सुनाई थी। नानी माँ हंसते हुए बोली, अरे रापचिक बेताल तो नहीं पता। ना जाने आजकल कैसे कार्टून आते हैं, हमारे संस्कृत का सत्यानाश कर रहे हैं। पर हाँ, वो बेताल असली जैसा ही है। बेताल भी एक तरह का प्रेत या भूत होते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं और अक्सर पेड़ों पर ही रहते हैं। फिर एक गिलास पानी पीकर और अपना गला साफ कर नानी माँ ने दोबारा कहानी सुनाना जारी रखा था।
हाँ, तो उस आम के पेड़ पर एक बेताल रहता था। वह बेताल किसी को भी अपने पेड़ का आम खाने नहीं देता था और ना ही उसके नीचे सोने या बैठने देता था। इसलिए सब उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे एक शराबी ने पेशाब कर दिया था, जिसके बाद वो पागल हो गया था। तो एक दिन मेरे नाना अपने दोस्त यारों के साथ बैठ गप्पे सप्पे कर रहे थे कि तब उनके बहादुरी के किस्से शुरू हो गए। उनका एक दोस्त बोला, याद है ना वो पास के गांव में जब मेला लगा था कुछ वर्ष पहले, उसमें एक पागल सांड उधम मचा रहा था। तब अजय ने ही अकेले उस सांड से मुकाबला किया। जब सब डर के भाग रहे थे तब यही अकेला खड़ा था वहाँ और ठीक सांड की आंखों में देख रहा था। फिर दूसरा दोस्त बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये जवान था तब हम दोनों नदी में तैरने गए थे, पर फिर अचानक से मगरमच्छों ने हमें घेर लिया था। मेरा तो पेशाब ही निकल गया था। पर यह अजय, इसकी शक्ल पर ना तो चिंता की एक झलक थी और ना खौफ के पसीने। यह तो उल्टा मुस्कुरा रहा था। इससे पहले मगरमच्छ इस पर झपटते, यह उस पर झपट गया और उसे उठाकर पटक दिया। वो करीब 7 फुट का मगरमच्छ रहा होगा और 2 इंसान जितना वजनी, पर इसने तो उसे मगरमच्छ को खिलौने के माफिक उठा लिया था। अपने साथियों का असर देख बाकी सब मगरमच्छ भी वहाँ से भाग गए थे। अपनी तारीफ सुन मेरे नाना फूले नहीं समा रहे थे, पर उनके एक मित्र ने अजीब कह दिया, जो तारीफ कम और चेतावनी ज्यादा थी। वो व्यक्ति बोला, हमा अगर यह इतने ही निडर हैं तो उस आम के पेड़ वाले बेताल से सामना करके बताएं तो मानूं। यह सुनते ही मेरे नाना ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। वो कभी किसी चुनौती से नहीं डरते थे और उसका सामना डटकर करते थे। उन्होंने उसी रात आम के पेड़ के नीचे सोने का फैसला किया। मेरी नानी और सभी घर वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर मेरे नाना माने नहीं। वो निकल गए आम के पेड़ के लिए। वो आम का पेड़ गांव के एक कोने में एक टीले पर था। वहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता था। लोग उस पेड़ को देखने से भी डरते थे और उसके आसपास कई अन्य पेड़ भी थे। उस समय तक चांद निकल आया था और हजारों तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे। वहाँ हल्की सी खामोशी थी। जो आवाज आ रही थी वहाँ केवल हवा के झोंके, भेड़ियों और कुछ कीड़े मकोड़े की थी। मेरे नाना ने अपनी पगड़ी निकाली और उसे तकिया बना सो गए, पर फिर कुछ बाद ही उनकी आंख खुल गई। एक अजीब सा एहसास के कारण उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई देख रहा था। उसमें से उन्हें एक शक्ति का एहसास हुआ जिसने एक पल के लिए उनके शरीर में झुरझुरी उठा दी। उन्हें एक अजीब से प्रकार का दबाव महसूस हो रहा था। जैसे ही उनकी आंख खुली और जो सबसे पहले चीज उन्होंने देखी, उसे देख जिंदगी में पहली बार खौफ के कारण उनके दिल की धड़कन एक पल के लिए मानो थम गई थी। ऊपर एक बड़ी सी शाखा और डरावना सा व्यक्ति बैठे उन्हें ही घूर रहा था। उस व्यक्ति का शरीर एकदम सफेद और मटमोला था, मानो उसने अपने शरीर पर सुमसान से लाई राख मली हो। उसकी आंख किसी बिल्ली सी चमक रही थी हरे रंग में, और उसके बाल मानो महीन धागे से बने से चांदी का, क्योंकि वो भी चमक रहे थे। उसे देख नाना जी खड़े हो गए और उसे कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। वो बेताल भी नीचे उतर आया, पर वो भी किसी शिकारी जानवर की भांति अपने हाथ पैर के बल खड़ा था। फिर उस बेताल ने एक डरावनी लोमड़ी सी आवाज निकाली और नाना जी पर कूद गया। नाना जी ने उसका पूरा शक्ति से सामना किया। उस बेताल के पैने नाखूनों ने नाना जी के शरीर पर कई सारे घाव कर दिए थे, पर नाना जी ने भी एक जोरदार मुक्का दिया और एक ही बार में उस बेताल के नाखून तोड़ डाले, जिस कारण उसने दर्द भरी एक जोरदार चीख मारी
जो 100 भेड़ियों के एक साथ रोने की तरह थी। नानी माँ की बात सुनते हुए पारस ख्यालों की दुनिया में इतना डूब गया कि वो साफ अपनी आंखों के सामने अजय सिंह और उस खतरनाक बेताल को लड़ते हुए देख पा रहा था। मानो जैसे टीवी पर WWE देख रहा हो। उसे देख वो इतना रोमांचित हुआ कि अचानक ही कूद पड़ा और धड़ाम से बिस्तर से गिर गया। वो तो अच्छा था कि वहाँ एक गद्दा रखा हुआ था, इसलिए उसे चोट नहीं आई। अपना सर मलता हुआ वो बिस्तर पर आ गया। नानी ने कहानी सुनाना दोबारा शुरू किया। वो लड़ाई घंटों तक चलती रही, कोई भी हार नहीं मान रहा था। नाना जी को पहली बार इतना तगड़ा प्रतिद्वंदी मिला था। नाना जी अब काफी थक चुके थे और वो अब अधिक समय तक नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना था। वहीं वो बेताल बिल्कुल भी थका नहीं लग रहा था, पर तभी अचानक उन्हें याद आया कि किसी बेताल को कैसे हराते हैं। पारस ने दोबारा कहानी रोकते हुए जिज्ञासा के साथ कहा, कैसे हराते हैं बेताल को? पता है, झकास विक्रम और रापचिक बेताल में से रापचिक बेताल मधुमक्खियों से डरता है। आशा चिढ़कर बोली, हेलो साटाप पारस, बंद करो अपनी इस फालतू कार्टून की कहानी और कहानी सुनने दो। फिर एक और नानी माँ ने कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। नाना जी ने उस बेताल से लड़ाई जारी रखी और मौके की तलाश करते रहे। अब वो हमले की जगह बचाव पर आ गए थे, क्योंकि वो अपनी सारी शक्ति खोना नहीं चाहते थे। और फिर उन्हें वो मौका मिल गया और नाना जी ने एक चीते की तेजी से बेताल को पकड़ा और अपनी सारी शक्ति समेत उसे एक धोबी पछाड़ दे दी। धोबी पछाड़ पाकर बेताल के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। नाना जी भी जल्दी से नीचे गए, बेताल को उसके पीठ के बल लेटा दिया और इसी के साथ नाना जी बेताल से जीत गए। कहा जाता है कि बेताल जिस पेड़ और रहता है, यदि वो उसके पास है तो वो काफी शक्तिशाली होता है, पर हम किसी कदर बेताल को उसके पेड़ से दूर ले जाएं तो उसकी शक्ति काफी कम हो जाती है। और यही नाना जी ने किया। बेताल को धोबी पछाड़ देकर उन्होंने बेताल को ढलान से नीचे फेंक दिया ताकि वो बेताल अपने पेड़ से दूर हो जाए। और फिर उसका कंधा जमीन पर लगने के साथ ही नाना जी जीत गए। पारस काफी खुश हुआ था यह रोमांच भरी कहानी सुनकर, और वो भी जोर से ताली बजा रहा था। जिस पर नानी माँ बोली, अरे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनो। तब जब बेताल नाना जी से हार गया तो खुश होकर उसने नाना जी को वरदान दिया। उस बेताल ने कहा कि उसका आशीर्वाद नाना जी और उनके परिवार पर रहेगा, और अगर वो उसके पेड़ के आम खाएंगे तो ना तो उन्हें कभी कोई बीमारी होगी और बड़े से बड़ा जख्म भी गायब हो जाएगा। इसके बाद पूरे गांव में मेरे नाना जी प्रसिद्ध हो गए थे अपने इस कारनामे के कारण। फिर उन्होंने पूरी उम्र उस आम के पेड़ के आम खाए और वो कभी बीमार नहीं पड़े। उनकी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई बल्कि प्राकृतिक तरीके से हुई थी। वह करीब 102 वर्ष के जिए थे। इस पर आशा जिज्ञासा से पूछ पड़ी, तो नानी माँ कल हमें उस पेड़ के पास लेकर जाइएगा, हम भी उसके आम खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, फिर हम आराम से जंक फूड खा पाएंगे। यह सुनते ही नानी माँ के चेहरे पर दुखी का हल्का भाव आ गया। उन्होंने कहा, अफसोस बच्चों, वो पेड़ अब नहीं रहा। काफी पहले ही उस आम के पेड़ को काट दिया गया था, गांव में सड़क निर्माण के समय। यूं तो वो आम का पेड़ सड़क से दूर ही था, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्टर ने अधिक मुनाफे के लिए आसपास के सभी पेड़ काट दिए। पर कहते हैं कि इसके कुछ समय बाद ही वो कॉन्ट्रैक्टर मारा गया। उस पर एक पेड़ की शाखा आ गिरी थी। गांव वालों के हिसाब से वो बेताल का ही श्राप था। कहानी सुनने के बाद दोनों ही सपनों की दुनिया में चले गए। यूं तो नानी माँ ने
दोनों को घर से अधिक दूर जाने से मना किया था। पर जैसे ही नानी माँ ने दोपहर की झपकी ली, ये दोनों घर से रफू चक्कर हो गए। दोनों बच्चे स्वभाव से काफी जिज्ञासु थे और उन्हें नई जगह देखना और घूमना पसंद था। उनकी नानी के घर के पास ही उनका खेत था और फिर उसके आगे जंगल और तालाब था, जहां उन्होंने मछलियां और कुएं देखे थे जब उनके छोटे मामा वहां उन्हें घूमने ले गए थे। नानी माँ के अलावा सभी घर से बाहर गए हुए थे, इसलिए दोनों ही अकेले चले गए। दोनों ही उस छोटे से जंगल में आकर काफी खुश हुए। तालाब में उन्हें कई मछलियाँ और कछुए दिखे, जिन्हें पकड़ने की उन दोनों ने कोशिश करी। दोनों अच्छे तैराके थे और तालाब भी कोई अधिक गहरा नहीं था। काफी घमा चौकड़ी मचाने के बाद दोनों थक गए तो उन्होंने नरम घास पर कुछ समय सुस्ताने का फैसला किया, जो सही नहीं था। अचानक पारस के मुंह निकली जोरदार चीख। आशा हड़बड़ाकर उठी। आशा ने देखा कि एक सांप तेजी से झाड़ियों में जाकर छुप गया था और तब पारस ने अपने हाथ में दो छोटे छेद बताए, जो साफ इशारा था कि सांप ने पारस को काट लिया था। आशा एक होशियार लड़की थी। उसे अच्छे से याद था कि स्कूल क्या सिखाता था। ऐसी इमरजेंसी स्थिति के बारे में आशा ने झट से अपना रुमाल निकाला और पारस के हाथ पर काटे हुए जगह के ऊपर कसकर बांध दिया और फिर उसे लेटे रहने की हिदायत दी और कहा उसे डरना नहीं है। आशा ने फिर सहायता के आवाज लगाने शुरू कर दिए। कोई है यहाँ, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आशा को पता था कि पारस को जल्दी अस्पताल ले जाना जरूरी है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए उसे किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो पारस को उठाकर जल्दी ही अस्पताल ले जाए। आशा यूं ही पुकार देती रही, इसी उम्मीद में कि पास ही कोई व्यक्ति उनकी सहायता को आए। पर जब आशा को लगा कि कोई नहीं आने वाला और अब उसे ही भागकर अपनी नानी के पास जाकर उन्हें यहाँ लाना होगा, तभी एक अनजान और मर्दाना आवाज आई आशा के पीछे से। उसने देखा कि वहाँ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। वो किसी पहलवान सा तगड़ा और हट्टा कट्टा था। उसकी लंबी मूछ थी और उसने धोती के अलावा तन पर कुछ नहीं पहन रखा था। वो व्यक्ति रौबदार आवाज में बोला, क्या हुआ लड़की? आशा जो इस अनजान व्यक्ति को देख पहले तो थोड़ा झिझकी, पर फिर बोली, अंकल मेरे भाई को सांप ने काट लिया है, प्लीज मेरी हेल्प करिए इसे अस्पताल ले जाने के लिए। यह सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा हंसा और फिर अपने दाईं तरफ एक आम के पेड़ के पास गया। उसकी एक शाखा नीचे झुकी हुई थी। कई सारे लदे आम के भार से ओवर से वो व्यक्ति था भी 6 फीट से ऊंचा। उस शाखा से एक आम तोड़ा उसने आशा को दिया और कहा, ले लड़की इसे अपने भाई को खिला दे, सब ठीक हो जाएगा। आशा को ये समझ नहीं आ रहा कि आम खाने से सांप का जहर कैसे उतरेगा, पर फिर मरते क्या न करते। उसने झट से उस आम का छिलका उतारा और अपने हाथों से आम का गुद्दा निकाल पारस को खिलाने लगी और चमत्कार, कुछ ही क्षण में ही पारस उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि उसका दर्द गायब हो गया है और उसे जो अजीब सा लग रहा था सर में, वो भी ठीक हो गया है। वो अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। आशा को एक और हैरत इस बात की हुई कि पारस के हाथ पर उस सांप के काटे हुए का निशान भी भर गया था। जैसे ही आशा ने उस व्यक्ति को शुक्रिया कहने के लिए अपनी गर्दन घुमाई, वो व्यक्ति गायब हो चुका था। इतनी देर में उनकी नानी माँ और गांव के कुछ लोग भी उन दोनों को ढूंढते हुए आ गए थे। दोनों बच्चों ने अपनी नानी को सारी बात बता दी, जिससे सभी हैरत में पड़ गए थे।
बाद में वो डॉक्टर के पास भी गए और उसे भी पारस की जांच के बाद कोई खतरा नहीं दिखा। शायद वो सांप जहरीला नहीं था। डॉक्टर का तो यही कहना था, पर नानी माँ समझ चुकी थी कि वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उनके नाना अजय सिंह ही थे, और वो आम का पेड़ शायद उसी बेताल वाले जादुई पेड़ का ही वंशज होगा। शायद अजय सिंह ने ही उसे बोया था या किसी कारण उसका बीज वहाँ आ गया था। जो भी हो, नानी माँ खुश थी। अपने नातिन और नाती को सुरक्षित देख खुश थी। मनी मन उन्होंने अपने पर नाना को शुक्रिया किया उन दोनों की रक्षा के लिए। कुछ दिनों बाद ही आशा और पारस अपने घर चले गए। फिर वहाँ उन्होंने अपनी सारे दोस्तों को अपने पर नाना जी, उस बेताल और उस पेड़, अपनी छुट्टियों के और अपनी प्यारी नानी माँ की कहानी सुनाई। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहले वाली वॉइस अच्छी थी या बाद वाली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।